आज हम बात करेंगे इतिहास का अर्थ एवं परिभाषा। भाग 1 में हम देखेंगे कि इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है और इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ हिंदी में, अंग्रेजी में और अन्य भाषाओं में क्या शाब्दिक अर्थ होता है इसका। इसके पश्चात हम देखेंगे इतिहास का व्यावहारिक या प्रायोगिक अर्थ क्या है, व्यवहार में इतिहास क्या है। और इसके पश्चात क्योंकि इतिहास की सैकड़ों परिभाषाएं दी गई हैं तो उन परिभाषाओं का वर्गीकरण कर उसके प्रथम 4 भागों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति एवं उसके शाब्दिक अर्थ के विषय में। इतिहास जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के इति, ह और आस इन 3 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, उससे यह उद्भूत हुआ है। इसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ अथवा ऐसा निश्चय पूर्वक हुआ। इतिहास शब्द का प्राचीनतम उल्लेख हमको वेदों में प्राप्त होता है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम इसका प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद में लिखा हुआ है सवृहति दिशानुव्यचलत् ताम इतिहासस्य पुराणाम च गाथास्य नाराशंसी चानुव्यचलत्। इस तरह से इतिहास का पहला प्रयोग हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है। इसका अर्थ हुआ महान लक्ष्य अथवा दिशा की ओर गतिशील राष्ट्र का अनुसरण इतिहास, पुराण, गाथा तथा नाराशंसी करते हैं। राष्ट्र के विषय में इतिहास का उदाहरण दिया गया। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते, ये उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में इतिहास को वेद स्वरूप स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार आचार्य दुर्ग ने अपनी निरुक्ति भाष्य वृत्ति नामक जो ग्रंथ उन्होंने लिखा उसमें लिखा है इति हैव माशीदति यत कथ्यते तत इतिहासः। इसका अर्थ यह हुआ कि निश्चित रूप से इस प्रकार ही हुआ था, यह जो कहा जाता है वह इतिहास है। ये उल्लेख आचार्य दुर्ग ने किया। अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त शब्द हिस्ट्री ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से उद्भूत है, जिसका अर्थ होता है ज्ञात करना। यूनानी शब्द लोरोप्ला से हिस्टोरिया शब्द संबद्ध है, जिसका अर्थ है सीखना। लोरोप्ला एक संज्ञा शब्द है, उससे ये उद्भूत माना जाता है। आगे चलकर इसका समानार्थक शब्द लैटिन भाषा का साइंटिया अधिक प्रयुक्त होने लगा, तो ये भी साइंटिया शब्द इतिहास के लिए प्रयुक्त हुआ। इसी प्रकार से जर्मन भाषा का शब्द गैस्चिस्ते का बहुतायत से प्रयोग किया गया है, यह भी इतिहास के अर्थ में है। इसका अर्थ घटित होने से होता है। ग्रीक भाषा में हिस्तोर नाम का एक अधिकारी या विशेषज्ञ होता था जो विवादों का निपटारा किया करता था। जब कोई किसी बात को लेकर विशेषकर बौद्धिक विवाद की स्थितियां निर्मित हो जाएं तो उस समय हिस्तोर को बुलाया जाता था, उनसे आग्रह किया जाता था और वह वाद विवाद का निपटान किया करता था। हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोग हेरोडोटस, जिनको कि इतिहास का जनक भी कहा जाता है, स्वीकार किया जाता है। इनका जन्म 480 ईस्वी पूर्व में एशिया माइनर के हेलिकार्नेसस या अपडेरा नाम के स्थान पर हुआ, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग इनके द्वारा किया गया। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो इतिहास एवं हिस्ट्री 2 भिन्न भाषा एवं संस्कृतियों के विशिष्ट शब्द हैं। दोनों अलग अलग भाषा और संस्कृति से संबंधित हैं। हिस्ट्री शब्द का अर्थ अनवरत सत्य के अन्वेषण का क्रम, जबकि इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ निश्चित रूप से ऐसा हुआ अथवा ऐसा ही होता आया है, इस संदर्भ में होता है। ये इतिहास के शाब्दिक अर्थ पर हमने बात की, स्पष्ट हुआ होगा आपको। इतिहास का व्यावहारिक प्रायोगिक अर्थ क्या होता है, वस्तुतः इतिहास में होता क्या है। जब भी हम इसकी बात करते हैं तो इतिहास है वो
मनुष्य की प्रगति से संबंधित है, विकास से, परिवर्तन से। किस प्रकार परिवर्तन हुआ? तो प्रगति की अवधारणा इसके अर्थ को लेकर व्यक्त की गई है। इतिहास में निहित अर्थ का प्रश्न प्रगति के प्रश्न से संबंधित है। इस अवधारणा के जनक बेकन को स्वीकार किया गया। 17वीं 18वीं सदी में ये प्रारंभ हुआ। 18वीं सदी के अंत तक इसके 4 घटक हुए। प्रगति की अवधारणा इतिहास के संदर्भ में भौतिक प्रगति, ज्ञान की प्रगति, मस्तिष्क की प्रगति और अंततः सामाजिक प्रगति। स्पष्ट है, भौतिक प्रगति, ज्ञान की प्रगति और मस्तिष्क की प्रगति। जब तीनों की प्रगति होती है तो स्वाभाविक रूप से समाज अपने आप गतिशील हो जाता है। उपरोक्त प्रगति हेतु वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का अध्ययन आवश्यक है। इन प्रगति के लिए इतिहास की आवश्यकता है और यही इतिहास है, क्योंकि परिवर्तन जो होता है, समाज आगे बढ़ता है, उसका अंकन इतिहास में होता है। अतः स्पष्ट है कि प्रगति के तत्व इतिहास में निहित हैं। ज्ञान एवं भौतिक प्रगति परस्पर संबद्ध हैं। यह दोनों प्रगति मस्तिष्क की प्रगति पर निर्भर करती हैं और जब तीनों प्रगतियां होती हैं तो समाज स्वयमेव परिवर्तनशील, गतिशील या प्रगतिशील हो जाता है। प्रगति हमें अतीत से पृथक करती है, क्योंकि जब हम विकास करता है हमारा समाज तो स्थितियां बदलती हैं, तभी तो प्रगति होती है। अगर पूर्व की स्थिति में रहें तो प्रगति हो ही ना। जब उसमें परिवर्तन होता है तो अतीत में जो स्थिति होती है, प्रगति होने पर वह स्थिति बदल जाती है। इस तरह प्रगति होती है तो हम अतीत से पृथक हो जाते हैं, जबकि इतिहास हमें अतीत से जोड़ता है। तो वस्तुतः इतिहास प्रगति के नियमों का उल्लेख करता है कि समाज किस तरह परिवर्तित हुआ, किस तरह से प्रगति पाता है, उसके नियम क्या हैं, किस प्रकार से समाज का विकास हुआ। तो प्रगति और परिवर्तनों को बताने वाला इतिहास होता है। इसके ठीक विपरीत जहां हमने देखा भी कि प्रगति मुख्यतः इतिहास द्वारा परिभाषित किया जाता है, उसके नियमों को इतिहास बताता है। बड़ा महत्वपूर्ण लगता है इन बातों को सुनकर, लेकिन कार्ल आर पापर ने इसके ठीक विपरीत मत को रखा, जिसकी आलोचना भी हुई, लेकिन मान्यता भी बहुत लोगों ने दिया। पापर की मान्यता थी कि इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं होता, अतः इतिहास का कोई अर्थ भी नहीं हो सकता। जब अर्थ ही नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई लक्ष्य नहीं। लक्ष्यों को इस पर हम आरोपित करते हैं, हम ही इतिहास को अर्थ प्रदान करते हैं। स्वयं तथ्यों में भी कोई अर्थ नहीं होता, वह हमारे निश्चयों के माध्यम से अर्थ प्राप्त करता है। पापर ये कह रहे हैं कि तथ्य तो कुछ बोलते नहीं हैं, जो कुछ तथ्य से बुलवाता है वह इतिहासकार ही होता है। तो हम ही हैं जो तथ्यों को भी बुलवाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि इतिहास का भी कोई अर्थ नहीं है, इतिहास को अर्थ तो हम ही देते हैं, यानी हमारे विचार, हम जो सोचते हैं वो महत्वपूर्ण है, इतिहास महत्वपूर्ण नहीं है, वो अर्थ ही नहीं। ये उन्होंने कहा। इतिहास का ज्ञान भी प्रकृति के समान है, ये वो मानते थे। जैसे प्रकृति विज्ञान से जाना जाता है, उसका जो ज्ञान है, उसी प्रकार से इतिहास भी है। जिस प्रकार से प्रकृति का ज्ञान हमें क्या करना है ये नहीं बता सकता, इसी प्रकार से इतिहास भी हमें कुछ नहीं बता सकता, बल्कि हम उसके अर्थ का आरोपण करते हैं, हमारे द्वारा उसमें अर्थ डाला जाता है। ये पापर का कहना था। इसके विरोध में मत शुरू हुआ, वीको का मत। वीको ने कहा इतिहास का ज्ञान प्रकृति के ज्ञान से भिन्न है। पापर ने कहा कि दोनों एक जैसे हैं, इन्होंने कहा भिन्न है। कैसे भिन्न है? प्रकृति ईश्वर की रचना है, जबकि इतिहास मनुष्यकृत है, मनुष्य ने रचित किया है। इसलिए मनुष्य प्रकृति की अपेक्षा इतिहास को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। इतिहास आत्म प्रकाशनीय है, अर्थ यह कि जिसे किन्हीं बाहरी प्रतिमानों की सहायता की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना सीधे इतिहास को समझा जा सकता है, क्योंकि वही तो हमारा जीवन है। जो कुछ हमारा जीवन हम जीते हैं वही तो इतिहास बनता है, इसलिए उसको समझा जा सकता है, ये वीको ने कहा। हर्डर ने भी पापर के मत का खंडन किया। इतिहास को आत्म प्रकाशनीय माना, प्रकाश देने वाला, रास्ता दिखाने वाला स्वीकार किया, स्वयं के औचित्य को स्थापित करने वाला और अंतिम भी इन्होंने माना। हर्डर वीको से भी आगे बढ़ गए। विल्हेम डिल्थे ने भी इसी प्रकार मत व्यक्त किया। इन्होंने जीवन को भी इतिहास के समान अर्थपूर्ण माना। इनके द्वारा
ज्ञान के दो मार्ग बताए गए। प्रकृति के ज्ञान के लिए विज्ञान की जरूरत होती है और मानव संबंधी ज्ञान के लिए इतिहास की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने इतिहास को महत्वपूर्ण बताया। ठीक पापर के विपरीत, जैसा पापर ने कहा कि इसका कोई अर्थ नहीं है, इन्होंने बताया कि सारे अर्थ इसमें निहित हैं। इनका मानना था कि संपूर्ण इतिहास मन की अभिव्यक्तियां हैं, क्योंकि इसकी रचना मस्तिष्क से होती है। तो ये विल्हेम डिल्थे का मत था। गार्डनर का मत भी उल्लेखनीय है। इतिहासकार अतीत के तथ्यों पर घटनाओं का एक परिकल्पनात्मक चित्र प्रस्तुत करता है, जिसमें वर्णित घटनाएं अर्थपूर्ण होती हैं। इसी को इतिहास का अर्थ कहते हैं। इस तरह इन इतिहासकारों ने इतिहास को अर्थपूर्ण बताया, मानव प्रगति के लिए, उसके नियमों की जानकारी के लिए आवश्यक बताया। पापर ने इसके विपरीत बात की थी। सामान्य शब्दों में अगर हम इतिहास के अर्थ को समझना चाहें तो सामान्य शब्दों में अतीत का प्रामाणिक अभिलेख, जो कुछ अतीत है, विगत है, जिसके प्रमाण हमारे पास हैं, अभिलेख हैं, तो उसका जो अभिलेख लिखा जाएगा वह इतिहास है। प्रमाण सहित अतीत का लेखन इतिहास है। अथवा मानव जाति का प्रामाणिक अतीत इतिहास है, जिसको हम प्रामाणिक रूप से कह सकें, वह इतिहास है। विगत की घटनाओं का प्रामाणिक, तथ्यपरक, क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन ही इतिहास है, ये हम कह सकते हैं। इतिहास पूरी तरह से अर्थपूर्ण है। इतिहास की प्रत्येक घटना तथ्यपरक, उद्देश्यपूर्ण एवं अर्थपूर्ण होती है। प्रत्येक रूप में कोई घटना यदि अर्थपूर्ण ना दिखाई दे तो भी प्रत्यक्ष रूप से यह अपने आप में कोई न कोई अर्थ अवश्य लिए हुए होती है। वर्तमान को नियंत्रित कर सुखद भविष्य के लिए प्रेरणा प्रदान करना ही इतिहास का मूलभूत अर्थ है। समस्त विगत इतिहास है, किंतु इतिहास में उन सभी घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो अच्छे या बुरे रूप में समाज को या व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। उन्हीं का अध्ययन इतिहास में होता है। तो इतिहास का व्यवहारिक अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम देखेंगे इतिहास की परिभाषा। जैसा कि मैंने पहले चर्चा की, इतिहास की सैकड़ों, हजारों परिभाषाएं हैं। इस कारण से सीधे तौर पर उन सभी का अध्ययन संभव नहीं है। तो इस बात को, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमने परिभाषाओं का वर्गीकरण कर दिया है। एक एक वर्ग अलग अलग हेडिंग में दे दिया है। जैसे इतिहास कहानी है, तो जिन इतिहासकारों ने इतिहास को कहानी माना, वो सारे के सारी परिभाषाएं उसमें आती हैं। कुछ प्रमुख परिभाषाओं का ही उल्लेख हो सकता है। सभी का उल्लेख यदि किया जाए तो अत्यधिक विस्तार होगा। तो इतिहास की परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो हेरोडोटस के काल में इतिहास की परिभाषा को कथात्मक रूप में स्वीकार किया गया था। जैसा कि हमने उल्लेख किया, हेरोडोटस ईस्वी पूर्व 480, यूनान, बाद में इनका कार्यक्षेत्र रहा, एशिया माइनर में इनका जन्म हुआ था। इनके काल में यूरोपीय इतिहास मुख्य रूप से कहें स्वीकार किया जाता है कि प्रारंभ हुआ था, इतिहास प्रारंभ हुआ था हेरोडोटस से। जबकि भारत में तो हमने चर्चा की कि इसके पूर्व ही इतिहास का श्री गणेश, उसकी अवधारणा का श्री गणेश हमारे यहाँ हो चुका था। तो उसको जनक माना जाता है हेरोडोटस को। तो प्रथम काल में कथात्मक रूप में इतिहास की परिभाषा को स्वीकार किया गया था। इसके पश्चात थ्यूसिडाइटस के काल में इतिहास की परिभाषा शिक्षात्मक रूप में स्वीकार की गई। उपरोक्त काल में चक्रवत इतिहास की अवधारणा स्वीकृत थी। इतिहास की परिभाषाओं को हम इस प्रकार से अलग अलग श्रेणियों में बांटकर रख सकते हैं ताकि सारी परिभाषाओं के बारे में मूल बातें हमारी समझ में आ सकें। पहला है इतिहास कहानी है। जो इतिहासकार ये मानते हैं किसी न किसी रूप में कि इतिहास वस्तुतः कहानी ही है, उनमें जी.एम. ट्रेवेलियन के अनुसार इतिहास अपरिवर्तनीय रूप से एक कहानी है जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक कहानी ही है अपरिवर्तित रूप से, यानी जो कहानी है उसको बार बार बदला नहीं जाएगा, ये वो कह रहे हैं। जबकि ऐसा भी होता है कि वो बदल जाता है, तथ्य नए आते हैं तो कहानी बदल जाती है। हेनरी पीरेन के अनुसार
इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। सभ्य समाज के लोगों के द्वारा, ये वो कह रहे हैं। रेनियर के अनुसार समाज में रहने वाले मनुष्यों की उपलब्धियों व कार्यों की कहानी है। ये सभ्य नहीं जोड़ रहे हैं, समाज में रहने वाले, समाज में जो रहेगा वो सभ्य होगा मानकर चलते हैं। रेनियर ने हिस्ट्री शब्द को ही अलग अलग भागों में बांटा। HI और उसके बाद STORY, हाई स्टोरी, ये उन्होंने कह दिया। इस रूप में उन्होंने इसकी व्याख्या की थी रेनियर ने। फ्रेंच अकादमी के अनुसार इतिहास स्मरण योग्य वस्तुओं की कहानी है, जिसको स्मरण रखा जाए, याद रखा जाए, ऐसी घटनाओं को वो इतिहास मानती है फ्रेंच अकादमी। हुइजिंगा के अनुसार इतिहास अतीत की घटनाओं की कहानी है। जो भी अतीत में घटनाएं हुई उनकी कहानी ये मानते हैं। ओलिवर के अनुसार इतिहास केवल कहानी कहे, उपदेश और नैतिकता नहीं। उपदेश न दे, नैतिकता की बात न बताए, चुपचाप क्या हुआ उसको बता दे, ये ओलिवर कहते हैं। इस तरह से ये प्रमुख इतिहासकार हैं जिन्होंने इतिहास को किसी न किसी रूप में कहानी स्वीकार किया। अब इसकी समीक्षा कर लेते हैं। कहानी काल्पनिक होते हैं। जैसे ही हम इतिहास के लिए कहानी शब्द का प्रयोग करते हैं तो भ्रम पैदा हो जाता है। इतिहास इतिहास होता है, कहानी कहते हैं उसमें काल्पनिक तत्व मिश्रित हो जाते हैं, इसलिए उचित नहीं है। इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, कहानी कल्पना पर आधारित होता है। कहानी को आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, इतिहास को आप तथ्यों को हटाकर कुछ नहीं लिख सकते। तथ्य जो कहते हैं उन्हीं का उल्लेख करना होता है। इतिहास वास्तविक घटना पर आधारित होता है, कहानी जैसा हमने बात की कल्पना पर। कुछ घटनाएं कहानियों की भांति रोचक लगती हैं। इतिहास की घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमको बड़ी रोचक लगती हैं, जैसे कहानी लगता है, लेकिन वो कहानी होती नहीं। जैसे राहुल सांकृत्यायन की रचना वोल्गा से गंगा, प्रसिद्ध रचना है उनकी, उसको साहित्यिक कृति माना जाता है, जबकि उसमें इतिहास के पर्याप्त सबूत दिए गए हैं, लेकिन लिखने की उनकी शैली जो है साहित्यिक है। इसलिए राहुल सांकृत्यायन को इतिहासकार ही नहीं माना गया, साहित्यकार माना गया। जबकि बहुत सारी जानकारियाँ विस्तार से उन्होंने दी, लेकिन लिखने की शैली साहित्यिक होने के कारण उनको इतिहासकार स्वीकार नहीं किया जाता। तो इससे स्पष्ट है कि वस्तुतः इतिहास कहानी नहीं है। दूसरे श्रेणी में इतिहास को सामाजिक विज्ञान जो इतिहासकार स्वीकार करते हैं, उनमें पावेल के मतानुसार इतिहास समाज का सर्वांगीण चित्रण करता है, पूरे समाज का चित्रण करता है। इतिहास समाज की प्रगति तथा पतन के नियमों की खोज करता है। ये भी पावेल के ही विचार थे। इतिहास उन शक्तिशाली प्रवृत्तियों का उल्लेख करता है जिन्होंने परिस्थितियों को प्रभावित किया था, इनका भी उल्लेख करता है। ये पावेल के विचार हैं। सर चार्ल्स फर्थ के अनुसार इतिहास मानवीय सामाजिक जीवन का वर्णन है, सामाजिक परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले सक्रिय विचारों का अन्वेषण है, समाज के विकास में बाधक अथवा सहायक तथ्यों का उल्लेख इतिहास में होता है। ये सर चार्ल्स फर्थ ने कहा। किसी न किसी रूप में दोनों विद्वान सामाजिक विज्ञान होने की ओर इशारा करते हैं। A.L. राउज भी इसी प्रकार इतिहास भौगोलिक तथा वातावरण के परिवेश में समाज में रहने वाले मनुष्यों का उल्लेख करता है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्भव एवं विकास मनुष्य तथा पर्यावरण की अंतःक्रिया की प्रक्रिया होते हैं। भौगोलिक परिस्थितियां मनुष्य की कार्य क्षमता को और विचारों को प्रभावित करती हैं। ये बार बार भौगोलिक परिस्थितियों पर जोर दे रहे हैं। समाज व संस्कृति का विकास भी भौगोलिक परिवेश में होता है। समाज को भौगोलिक परिस्थितियां सर्वाधिक रूप में प्रभावित करती हैं, ये इनके विचार हैं। वस्तुतः बहुत हद तक की बात सही भी है। पीरेन के अनुसार इतिहास अतीत के मानवीय समाज के विकास का व्याख्यात्मक विवरण है। अतीत के मानवीय समाज का वो किस प्रकार से विकास करके इन परिस्थितियों में पहुंचा, उसके बारे में ये भी समाज को ही केंद्र बनाते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार इतिहास में किसी देश, समाज तथा मनुष्य से संबंधित सभी घटनाओं का उल्लेख होता है। यह भी मुख्य ध्यान अपना समाज की ओर केंद्रित करते हैं।
प्रोफेसर एल्टन के शब्दों में, इतिहास का संबंध उन सारे मानवीय मनोवेगों, चिंतनों, क्लेशों एवं कर्मों से है जो अतीत में हुए हैं, जिनका अंबार वर्तमान में भी भरा पड़ा है। यह परिवर्तन और शाश्वतता का प्रतीक है। एल्टन ने इसकी व्याख्या करने की कोशिश की। अब हम इसकी समीक्षा कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान का उद्गम है इतिहास। इतिहास सामाजिक विज्ञान का उद्गम है। दूसरी बात, इतिहास में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास का भी उल्लेख होता है, पूरा विवरण इसमें होता है। इतिहास में भौगोलिक तत्व महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। हम अपने देश के संदर्भ में भी देखते हैं कि किस प्रकार से भौगोलिक विशेषताओं ने हमारे देश के इतिहास को प्रभावित किया है, किस प्रकार से सांस्कृतिक विभिन्नता होते हुए भी हमारा देश एक है। एकता के तत्व भौगोलिक रूप में हमारे यहाँ विद्यमान हैं। हिमालय पर्वत का प्रभाव, गंगा नदी का प्रभाव, पर्वतमालाओं का प्रभाव, थार के मरुस्थल का प्रभाव, इस तरह से इतिहास में भौगोलिक तत्व महत्वपूर्ण होते हैं जो सीधे तौर पर इतिहास को प्रभावित करते हैं। सामाजिक विज्ञान के विषय में इतिहास सर्वप्रमुख है। जितने सामाजिक विज्ञान हैं उसमें इतिहास सर्वप्रमुख विषय के रूप में है। तो ये सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में अवधारणा हुई। इसके बाद इतिहास ज्ञान है, ये तीसरी श्रेणी है। परिभाषाओं में शेख अली लिखते हैं, इतिहास एक प्रकार का ज्ञान है जो उदाहरणों द्वारा ज्ञान प्रदान करता है। मान रहे हैं कि ज्ञान है और उदाहरण देके हमें स्पष्ट करता है, ज्ञान देता है। चार्ल्स फर्थ लिखते हैं, मात्र एक शाखा नहीं, विशेष ज्ञान है इतिहास, मनुष्य के दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी है। ये चार्ल्स फर्थ के विचार हैं। ये भी ज्ञान की एक शाखा, विशेष शाखा मान रहे हैं। कॉलिंगवुड और क्रोचे के विचार भी इसी प्रकार हैं। मानव संबंधी ज्ञान का स्रोत है इतिहास। ऐतिहासिक ज्ञान मानव का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। ज्ञान में भी बहुत सारी ज्ञान की शाखाएं हैं, उनमें ये मानते हैं कि ऐतिहासिक ज्ञान की जो शाखा है वो सर्वश्रेष्ठ है। प्रकृति की अपेक्षा अपने परिमंडल को इतिहास भली प्रकार समझता है। ये इनके विचार हैं कॉलिंगवुड और क्रोचे के। गोविंद चंद पांडे के अनुसार इतिहास के सापेक्षवादी ज्ञान तथा यथार्थवादी ज्ञान में पृथकता है। ज्ञान दोनों हैं, आप जानते होंगे। सापेक्षवादी यानी किसी मत से प्रभावित होकर जो ज्ञान होता है, और एक जो वास्तविक ज्ञान होता है जिसको यथार्थवादी ज्ञान कहते हैं। ज्ञान तो दोनों हैं, लेकिन एक व्यक्ति प्रभावित, विचार प्रभावित ज्ञान होता है और एक वस्तुतः ज्ञान होता है। इन दोनों में पृथकता होती है, लेकिन ज्ञान दोनों है। तो इतिहास ज्ञान है, ये भी स्वीकार करते हैं। समीक्षा करते हैं, इतिहास ज्ञान स्वरूप है, वर्तमान एवं भविष्य को संवारने हेतु उपयोगी है। इतिहास ज्ञान का भंडार है, किंतु उस ज्ञान का उपयोग कम किया जाता है। इतिहास से हम कुछ सीखते नहीं। ये प्रसिद्ध उक्ति है, आप सभी जानते हैं। तो इतिहास ज्ञान का स्वरूप तो है, ज्ञान प्रदान करता है, लेकिन ग्रहण उसको कम किया जाता है, इसलिए इतिहास का उपयोग कम होता है। चौथी बात है, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। सुप्रसिद्ध कथन है कॉलिंगवुड का। कॉलिंगवुड के अनुसार संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास होता है। संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास होता है, सुप्रसिद्ध कथन है। इनके विचार के अनुसार मनुष्य का कार्य विचारपूर्ण होता है। बिना विचार किए वह कार्य नहीं करता। विचार मानव के कार्य का मूल है, मूल में विचार होता है। विचार कार्यों का उत्प्रेरक तत्व है। इतिहास नायकों के यदि विचार जान लिए जाएं, तब कार्य स्पष्टता से समझे जा सकेंगे। जो इतिहास नायक हैं, हीरोज़ हैं, वो किस तरह से कार्य करते हैं, यदि उनके विचारों को जान लिया जाए तो उनके कार्यों को आसानी से समझा जा सकता है। डिल्थे के अनुसार इतिहास वर्तमान में अतीतकालिक ज्ञान का अध्ययन है। इतिहास वर्तमान में अतीत का अध्ययन है। इतिहासकार वैचारिक अध्ययन से अतीत का पुनर्निर्माण करता है। वैचारिक अध्ययन से अतीत कैसा था उसको, उसका पुनर्निर्माण कर लेता है। रेनियर ने लिखा है, इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों के अनुभवों की कहानी है। अनुभव विचार से होते हैं अथवा विचारों के रूप में होते हैं।
इसकी समीक्षा कर लेते हैं। इतिहास मात्र विचारधारा नहीं है, केवल विचार से ही इतिहास नहीं चलता। देवी प्रकोप एवं आपदा विचार से संबद्ध नहीं होते। कभी भी आपदा आ सकती है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ का प्रकोप हो सकता है। तो देवी प्रकोप तो विचार से संचालित नहीं होते, लेकिन वो इतिहास के प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों में से है। यदि इतिहास विचार प्रधान है तो असफलताएं नहीं होनी चाहिए। जैसे मोहम्मद तुगलक की योजनाएं असफल हुई, नेपोलियन में रूस का जो अभियान था, रूस में जो नेपोलियन का अभियान था वह असफल हुआ। देश काल एवं परिस्थितियां घटनाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। विचार उत्प्रेरक तत्व हैं, विचार ही इतिहास नहीं है। उत्प्रेरणा अवश्य देते हैं, लेकिन वे इतिहास पूरी तरह से नहीं है। इतिहास नायकों के विचारों के साथ ही इतिहासकार के विचार भी अपनी भूमिका निभाते हैं। अकबर के विषय में बदायूनी के विचार और अबुल फजल के विचार में ज़मीन आसमान का अंतर है। बदायूनी उसकी कटु आलोचना करता है तो अबुल फजल तारीफ़ करते हुए नहीं थकता है, जबकि एक ही अकबर, उसके काम भी उसी प्रकार के थे। तो इतिहासकारों के विचार ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वास्तव में इतिहास नायक कैसे थे, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इतिहासकारों के विचार हो जाते हैं। ईएचकार का कथन उचित प्रतीत होता है कि इतिहास का अध्ययन करने से पहले इतिहासकार का अध्ययन किया जाना चाहिए। इतिहासकार के अध्ययन से पूर्व उसके ऐतिहासिक तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन होना चाहिए, ताकि आप इतिहासकार को सही ढंग से समझ सकें और उसके आधार पर उसने क्या आकलन किया है इतिहास नायकों का, इतिहास का, उसको आप समझ सकते हैं। इस तथ्य को अवश्य स्वीकार करना होगा कि इतिहास विचारों से प्रभावित होता है। इतिहास नायकों के विचारों से भी एक इतिहासकार के विचार महत्वपूर्ण होते हैं। इस बात को आपको समझना होगा।